ऐसे होता है पढ़ने में दिल। हम कुछ समझा रहे हैं, मोबाइल ले करके चल रहे। वो दिखता है बच्चा 1 साल बाद 2 साल बाद कहाँ रहेगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है हमको, वो दुनिया पहचान रही है। और बुरा भी बड़ी जल्दी लगता है, लेकिन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अगर कुछ अच्छा बनना है तो मेहनत करनी पड़ती है। दिमाग में पहले तो ये बात बैठानी पड़ेगी। हम बार बार बोलते हैं बिना मेहनत के कुछ होने वाला है नहीं। आपका मन ना करे तो भी मेहनत करनी पड़ती है। और मन कैसे करेगा? मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम काम कर रहे हैं वो मन से नहीं कर रहे। तो उसमें मन लगाने के लिए सीधा सा रास्ता है, ये देख लो कि मेरी आंखों के सामने मेरा रिजल्ट है। अब क्या देखना चाहते हो उसमें, समझ लो। अगर चाहते हो पास दिखे तो मेहनत करने का मन करेगा। अगर केवल पढ़ना चाहते हो कि हाँ केवल अकाउंट्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, टैक्स पढ़ना है, केवल पढ़ना ही है, तब तो 10-12 साल आराम से। अभी कुछ दिन बाद तुम लोग के साथ 1-2 बच्चे और बैठेंगे, उनसे पूछ लेना कि टाइम की कदर क्या होती है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर अभी भी संभल गए, जिस एज में हो, तो फायदे में रहोगे। फायदे में रहोगे तो अच्छी बात है। नहीं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तुम लोग उल्टा फायदे में रहोगे तो उल्टा है वो तो। फायदे में तभी रहोगे जब तुम लोग पढ़ोगे मन से। और अब ये वो एग्जाम नहीं है जो तुम लोग सोचते हो। कंपटीशन टफ होता चला जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते चले जाएंगे, टीचर को भी जाहिर सी बात है बेस्ट में से बेस्ट स्टूडेंट्स चाहिए। लाइफ तुम्हारी, सिलेक्शन तुम्हारा। चलें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 AS7। ढंग से सुनना बिल्कुल। ये बताता है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हम किस तरह के कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, आप कॉन्ट्रैक्टी हैं। आपने हमको कहा सर मेरी बिल्डिंग बना दीजिए, मेरी मतलब मेरे घर की बिल्डिंग बना दीजिए, रोड बना दीजिए, डैम बना दीजिए, हाँ या ना? या मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है प्लांट और मशीनरी सेट करना, फ्लोर मिल की पूरी बिल्डिंग प्लांट्स के साथ बना दी, मींस मेरे ऊपर ये काम आया। अब ये काम मेरा 2 महीने या 1 महीने या 10 दिन के अंदर, महीनों चलेगा, सालों चलेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, हो सकता है पंचवर्षीय योजना में कन्वर्ट हो जाए, 5 साल चले, हो सकता है। कहने का मतलब ये इतने लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं। होता क्या है कि जब इस तरह का हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसमें किस तरह की अकाउंटिंग इश्यूज आ सकती हैं, पहले तो वो पता चले। जब वो पता चलेगा तभी हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की वैल्यू पहचानेंगे। जरा मैंने कहा कि हमको एक बिल्डिंग बनानी है, वो बिल्डिंग है लगभग 10-10 फ्लोर की, 10 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना? अब ये बिल्डिंग हमें बनानी है, इसको बनाने में हमें टाइम दिया गया है कितने साल? 3 साल। 3 साल के अंदर इसको बना करके दे देना है। अब इस पूरे जो कॉस्ट है इसकी ढंग से समझना। जो मैंने सामने वाले ने कहा कितना पैसा लेंगे, मैंने कहा 50 करोड़ लेंगे। अब 50 करोड़ लेंगे, सारा का सारा आज ले लेंगे, दे ही देगा सामने वाला। हाँ, कहेगा भैया कुछ एडवांस लो, अपना काम स्टार्ट करो। उसने हमको कुछ इनिशियल पेमेंट्स दी, हमने अपना काम स्टार्ट किया। 2 महीना 4 महीना 6 महीना बीता, मैंने फिर पैसा लिया, फिर 2-4-6 महीना बीता, फिर पैसा लिया। जैसा कि एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड होंगी कि हम आपको इस समय इतना इतना पैसा देते जाएंगे, बशर्ते मेरा इतना इतना काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब शर्तों पर काम हो रहा है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे लिए तो ये एक ही सेल है ना, मेरे लिए तो एक ही सेल है, लेकिन ये कंप्लीट कितने सालों में होगा? 3 सालों में।
अब मैं इस 50 करोड़ को 15 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ की तरह अपनी सेल दिखाऊं, या जितना काम होता जा रहा है उसको हम अपनी सेल मानते हुए चले? जितना काम होता जा रहा है उसी को तो हम अपनी सेल मानेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्रूवल कंसेप्ट। जितना पैसा मैं आपसे लेने के लायक बन जाता हूं वही मेरी सेल मान ली जाए। मेरी बात समझ में आई? 50 करोड़ का एग्रीमेंट है, मैंने कहा मैंने आपका 10 करोड़ का काम कर दिया एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसका मतलब आई एम वेरी मच एंटाइटल्ड टू रिकवर माई 10 करोड़ and that would be treated as a sale for the first year, and at the end of the second year if I will tell you that the total work has been completed from my side, that is 30 crores. Now what the total value of sales? 20 crore, because 10 crore has already been recognized. Now 20 crore is still to be recognized in this year. Yes or no? लास्ट ईयर में मैं कहूंगा टोटल 50 करोड़ का काम हो गया, तो इसका मतलब 20 करोड़ की सेल मेरी लास्ट ईयर में हुई। प्रॉब्लम ये आती है, चलिए सर अब इसका कैसे हिसाब किताब होगा, एक तो ये प्रॉब्लम आई, दूसरा इससे रिलेटेड कॉस्ट को ही हम शामिल करेंगे, हाँ या ना? इससे रिलेटेड कॉस्ट को ही शामिल करेंगे, इससे रिलेटेड कॉस्ट को ही शामिल करेंगे। और हम लोग एक्रूवल कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, जो इस साल का खर्चा है वो इसी साल का खर्चा है, जो अगले साल का उसको अगले ले जाओ। तो कहने का मतलब एक्रूवल और मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से ही हमको अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट इसी साल शुरू हुआ होता और इसी साल खत्म हो गया होता, 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, इसी साल शुरू इसी साल खत्म, then no any problem was there. We can recognize as our revenue the contract price, and we can recognize as a cost all the expenses. We can find out the profit or loss. This is the normal case. But the problem will arise in those situations where the contract will complete in different, means in so many years, means it will take 2 to 3 or 5 years. हाँ या ना? तो वहां प्रॉब्लम आती है कि हम रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करें, कॉस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करें। क्लियर हुआ? अच्छा, कभी कभी होता क्या है, हम कॉन्ट्रैक्ट तो ले लेते हैं। एक बात बताओ, मैंने कहा 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये 3 साल मेरे लिए स्टेबल हो जाएंगे, या मार्केट में मटेरियल और लेबर का दाम घटता और बढ़ता रहेगा? घटता बढ़ता रहेगा। हो सकता है इतना बढ़ जाए कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान होने लगे। और अगर अगर हम दूसरे साल में हैं और हमें मालूम पड़ गया कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा खासा नुकसान हो गया है, तो भैया हमारे लिए तो एक और कंसेप्ट है, प्रूडेंस कंसेप्ट, जो कहता है टू रिकॉग्नाइज ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस इन द सेम ईयर्स। अगर आपको कोई लॉस होता है तो आपको तुरंत उसको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, उसके लिए अगले साल का वेट करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक कंसेप्ट है प्रोविजन बनाने का, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा कि अगर कोई एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है बेसिकली, तो हम उस लॉस को तुरंत रिकॉग्नाइज कर ले। जो एस्टिमेटेड लॉस है उनको भी यहाँ पर कंसेप्ट में फॉलो करना पड़ेगा। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता जैसे तुम लोग को दिख रहा है कि 50 करोड़ तो 50 करोड़। अरे हम इतने बेवकूफ नहीं है, कितने बेवकूफ नहीं है अरे हम इतने बेवकूफ नहीं है कि सामने वाले से कहे 3 साल में 50 करोड़। मैं उससे कहूंगा भाई 50 करोड़ ये हमारी आज की प्राइसिंग है। फ्यूचर में इन केस देयर इज अ चेंज इन द रेट और वैल्यू ऑफ द मटेरियल और द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल और लेबर, आई कैन चेंज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हाँ या ना? मैं उसके सामने एक शर्त रखूंगा, भाई 3 साल 4 साल बहुत बड़ी बात होती है, ये तो फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट में। अगर फ्यूचर में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के दाम बढ़ेंगे तो हम उस रेट के हिसाब से ये शर्त आपके साथ तय कर ले रहे हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इतने से ऐसे बढ़ेगा। हाँ या ना? मैंने आपको फिक्स प्राइस बता दी, क्या बता दी? इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? केवल ये भी एक नहीं होता, ये 2 तरह का होता है। यहाँ तो अमाउंट फिक्स हो गई, दैट्स इट, फुल एंड फाइनल 50 करोड़, नो एनी चेंजेस वुड बी देयर टिल द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ ऑल द प्रॉफिट विल बी माइन, ऑल द लॉसेस विल बी माइन, दैट्स इट। 50 करोड़ मींस 50 करोड़। लेकिन अगर मैंने कहा ना ना ना, फिक्स प्राइस तो है, लेकिन हम इसमें एस्केलेशन क्लॉज डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं?
कि इन फ्यूचर अगर कोई मटेरियल और लेबर में कोई चेंजेस आते हैं, दाम बढ़ता है, तो हम अपने फिक्स प्राइस को कुछ वैल्यू से बढ़ा देंगे। किस वैल्यू से बढ़ाएंगे? दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। यस और नो? ये तो हुआ पहले तरह का कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है आपका, एक तो ये हो गया, दूसरा होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? यानी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय होती है ऐसे तय होती है, यहां तो फिक्स प्राइस, यहां तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस में दो होते हैं, नॉर्मल फिक्स प्राइस और दूसरा एस्केलेशन क्लॉज के साथ। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कह देता है कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी को कि मार्केट वैल्यूज बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रही हैं, तुम मुझसे पूछते हो कितना पैसा लूंगा, मैं कैसे बता दूं? तो सामने वाला कहेगा कुछ तो बताओ। मैं कहूंगा मैं कैसे बता दूं? दे दो, जितना खर्च होता जाएगा हम लेते जाएंगे। सामने वाला अब हमसे बोलेगा हमें उतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? नहीं समझे कि जितना खर्च होगा देते जाओ। हमारे दिमाग में 20 करोड़ चल रहा है, तुम कल कहो 50 करोड़, तो हम कहां से देंगे तुमको? नहीं समझे मेरी बात? हमें एक अमाउंट तो बताओ। तो सामने वाला कहेगा देखो भाई, ना तेरी ना मेरी, जो भी कॉस्ट लगेगी वो मैं आपसे लूंगा, प्लस मान लो 25 करोड़ कॉस्ट लगी, मान लो मैं इसमें 10% ऐड करके आपसे पैसा लूंगा। ये 10% मेरी प्रॉफिट मार्जिन है। तो सामने वाला भी खुश, लेकिन कहेगा एक बात बताओ, हमको एड़ा समझा है क्या? तुम 25 करोड़ अमाउंट बताओगे तो हम तुम्हें दे देंगे, हम भरोसा कैसे करेंगे? हम भरोसा कैसे करेंगे? हम भरोसा कैसे करेंगे कि ये 25 करोड़ बिजनेस पे खर्च हुआ है, मेरे ऊपर खर्च हुआ है? हो सकता है तुम्हारे कोई ग्राहक आए हुए हों दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के, उसका खर्चा भी यही दिखा दो। तुम्हारे एक नहीं 10 कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, तुम्हारे एक नहीं 10 कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, उसका चाय पानी का खर्चा मेरे चाय पानी में जोड़ दो, हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दो तरह से डिसाइड हुआ। पहला मैंने ये बोला कि फिक्स प्राइस कर लो, फिक्स प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन फिक्स प्राइस में हम एक दूसरा अमेंडमेंट ला सकते हैं कि भाई जो भी फिक्स प्राइस है उसमें हम एस्केलेशन क्लॉज जोड़ दें। लेकिन कभी कभी होता क्या है, इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या कोट करें। तो सामने वाले को मैं बोलता हूं भैया जितना खर्चा होगा ना, जितनी कॉस्ट तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर लगेगी उसका हम 10%, 15%, 20% ऐड कर लेंगे मार्जिन अपना। तो सामने वाला क्या बोलेगा, इतना एड़ा समझा है क्या? तुम्हारे 10 कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, उन 10 कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा तुम मेरे ही कॉन्ट्रैक्ट से चार्ज करने शुरू कर दो। यही तो होगा। भाई मार्केट में गए, तुमने कुछ चाय पानी खाया पिया, कुछ खरीदा, तुमने कहा ले तेरे ऊपर खर्च हुआ है, ले तेरे ऊपर खर्च हुआ है। तुम उनसे तो वसूलोगे ही वसूलोगे जिनसे तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिया है, ये खर्चा भी तुम हमसे वसूल लोगे। हमको तुम क्या बनाओगे? बेवकूफ। दूसरी लैंग्वेज में कहें तो ऊ ई आ, ठीक है ना? तो नहीं, नहीं समझ में आया? अच्छा आ गया, बहुत बढ़िया, यही समझो। तो हमको इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? करे यहाँ तो हमको इतना बेवकूफ समझ रखा है कि हम तुम्हें दूसरी कॉस्ट भी याद दे, हम कैसे भरोसा करें? क्वेश्चन आया कि नहीं? अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा जरा ये बताओ। मैं उससे कहूंगा कि मैं तुम्हें पावर देता हूं कि तुम इसका कॉस्ट ऑडिट करा सको। तुमको तब तो भरोसा होगा ना, तुम खुद कराओ ना कॉस्ट ऑडिट। मेरी ऑडिट पर भरोसा मत रखो, मेरे अकाउंट्स पर भरोसा मत रखो। अपने बंदे को हायर करो, कॉस्ट ऑडिटर को, वो कॉस्ट ऑडिट करेगा, तुम्हें बताएगा इतना खर्च हुआ, वो तुम्हारे फेवर में ही बात करेगा, तुमसे पैसा लेगा तो उसमें प्लस करके दे देना, वो भी खुश। हाँ ये बात तो सही है, कॉस्ट ऑडिट करा लेंगे, मेरे पास पावर रहेगा, मैं कहूंगा ये खर्चा नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है,
बात समझ में आई? तो ये कॉस्ट ऑडिट का हम उसको पावर दे देते हैं ऐसे केसेस में, तो वो हाँ कर देगा और उसके बाद वो इस बात से खुश कि हमसे कोई एक्स्ट्रा नहीं मांगा गया, जितना एग्रीड प्राइस है उसी में ही प्रॉफिट को जोड़ा गया है। अब कहानी क्लियर है? तो ये दो तरह से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हो सकती है। जो अंडरटेक करता है ऐसे बिजनेस को उसको हम कॉन्ट्रैक्टर का नाम देते हैं, और सामने वाला जो काम करवाता है उसको कस्टमर या कॉन्ट्रैक्टी का नाम देते हैं। पक्की बात? बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 उन सिचुएशंस के लिए ही बना है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक साल में नहीं बल्कि एक साल से अधिक समय ले लेते हैं खत्म होने में। चले आगे। कहता है the need to have a standard for construction contract and their accounting arises since the construction generally cover more than one accounting period. Common example of construction include flyover, dam, metro line, building etc. If entity, अच्छा ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन एंड हुआ है, ईयर 1 में स्टार्ट हुआ, ईयर एंड में खत्म हुआ है, बीच में जितना काम होगा वो सब WIP फिनिश तो हुआ ही नहीं। अब जब फिनिश नहीं हुआ, बीच में साल तो खत्म हो रहा है लेकिन काम खत्म नहीं हो रहा, साल लेकिन काम, तो क्या करें? प्रॉफिट ना रिकॉग्नाइज करें, एक्सपेंसेस ना रिकॉग्नाइज करें, अपना पीएल अकाउंट ना बनाएं, ये हम ना बनाएं कि हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या सिचुएशन चल रहा है, प्रॉफिट है, लॉस है, क्या आगे बढ़ेगा, पता ना करें। तो उसके लिए ये AS7 बना। इफ एक एंटिटी है उसने कंस्ट्रक्ट किया है फ्लाईओवर स्टेट गवर्नमेंट के लिए, फ्लाईओवर 2 से 3 साल का समय लेगा, हाँ या ना? ये यही स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज करता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करें। बस इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का यही पर्पस है AS7 का। अब समझ में आई बात? The entity that is required to complete the construction is referred to the contractor and the person contractee or customer. ठीक है, इंट्रोडक्शन। This AS7 prescribe the principle of accounting. अकाउंटिंग बताता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो करना है। इंपॉर्टेंट चीज, दिस स्टैंडर्ड फोकस ऑन टू डिटरमाइन when the contractor should recognize the contract cost and contract revenue in the statement of PL। बस यही है, मैं बार बार यही बता रहा हूं कि तुम लोग को समझो कि 3 साल में खत्म होगा तो इस साल कितना PL में इनकम दिखाए और खर्चा दिखाए, बस ना। लेकिन बस इसी एक लाइन के चक्कर में पूरा AS बन गया। Construction contract is a contract specifically negotiated by the construction of an asset or a combination of an asset। मुझसे कहा गया ये फ्लाईओवर बना दो, ये डैम बना दो, ये ब्रिज बना दो, कभी कभी कहा जाएगा हॉस्पिटल बना दो। अब हॉस्पिटल में 10 अलग अलग यूनिट्स बनेंगी, ICU यूनिट अलग बनेगी, जनरल वार्ड अलग बनेगा, मतलब इस तरह से अलग अलग वार्ड्स बनेंगे। किसी में खूब ऑपरेशन थिएटर में मशीन्स लगेंगी, किसी में 10 लाख की बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, किसी में 5 करोड़ की बिल्डिंग तैयार होगी, मतलब अलग अलग। अब वो पूरा एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट माने या कई डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट माने? अब ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया, हाँ या ना? पक्की बात, वो भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। प्रॉब्लम आई ना, तो इन सबका सॉल्यूशन यहां मिलेगा। कहा गया दैट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। अब उन एसेट्स को क्या माने, सबको मिलाकर एक कॉन्ट्रैक्ट माने या सबको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट मान ले? अभी थोड़ी देर में उस चीज पर डिस्कस करेंगे, चिंता ना करना। अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन, छोड़ देते हैं अभी इसको, बिल्कुल छोड़ देते हैं क्योंकि आने वाले समय में ये कवर होगा, अभी बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इतना तो समझ में आया, प्रॉब्लम ये एक आई। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है, मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं आपको सर्विसेज दूंगा, कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग दूंगा, डैम दूंगा, ब्रिज दूंगा, फ्लाईओवर दूंगा, जो आप कहेंगे वो दूंगा, लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर हूं। इसका मतलब क्या मैं इंजीनियर हूं? जरूरी नहीं, मैं एक इंजीनियर से सपोर्ट लूंगा, भैया आओ इस कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी लो, डिजाइनिंग करो, यानी मैं खुद उसके पास जाऊंगा। तो क्या उसकी ली हुई सर्विसेज भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? हाँ है। तो कहा गया
contract for the rendering of services which are directly related to the construction of the asset, for example those of the services project manager and architects. And मान लो किसी ने कहा ये फ्लाईओवर बना दो, तो फ्लाईओवर के लिए हमें तो सड़क पूरी चाहिए, अब बीच में दुकानें आ गई, गड्ढे, आड़ आ गया, सबको बराबर करना पड़ेगा ना, तो डिमोलिशन करना, उसको फिर बराबर करना, रिस्टोर करना ताकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर सके, वो सारी कॉस्ट भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती है। कभी कभी गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन करती है, ये क्या तुमने पेड़ बीच में से उखाड़ दिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए तुमने 100 पेड़ उखाड़ दिए, लॉ नहीं मालूम 500 पेड़ लगाने भी पड़ते हैं, 100 पेड़ उखाड़ोगे तो 500 लगाने भी पड़ेंगे, तो वो 500 लगाने वाली जो कॉस्ट होगी वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, क्योंकि बिना उसके तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। नहीं समझे? तो डिमोलिशन करना, रिस्टोरेशन करना और साथ साथ एनवायरमेंट को भी रिस्टोरेशन करना, ये सारी कॉस्ट हमारी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाती है। अरे बोल लो ना, तो ये समझ में आया। एक एग्जांपल देते हैं, एक एंटिटी है XY, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है AB से 2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाने के लिए उसी प्रीमाइसेस में, 2 बिल्डिंग बनानी है उसी प्रीमाइसेस में, यानी एक जमीन है वहां 2 बिल्डिंग बनानी है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ द बिल्डिंग विल बिगिन साइमल्टेनियसली, दोनों का कंस्ट्रक्शन एक ही साथ स्टार्ट होगा। बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन वर्क और अदर रिलेटेड एक्टिविटी विल गो ऑन पैरेलल, दोनों पर काम एक साथ चलेगा, कुछ लेबर उधर काम करेंगे, कुछ लेबर उधर काम करेंगे, कुछ मिस्त्री इधर काम करेंगे, कुछ मिस्त्री उधर, और आर्किटेक्ट और इंजीनियर अपना काम करते रहेंगे ताकि कॉस्ट सेविंग हो सके। ऐसा नहीं है इसका मटेरियल अलग लाना, उसका मटेरियल अलग लाना, अरे भैया मेरे ही ऊपर लोड बढ़ेगा, फ्रेट का, लोडिंग का, अनलोडिंग का, हाँ या ना भैया। कॉस्ट इफेक्टिव करना है तो सामान लाकर डाल दो दोनों के लिए, जिसके लिए आ रहा है रखो। बात समझ में आई? तो मैंने कॉस्ट सेविंग करने की भी सोची, तो इस तरह से काम कर दिस ऑल्सो हेल्प AB टू अचीव टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन विद इन टाइम of these two building and negotiate a consolidated price for the two building। और मैंने सामने वाले से कहा हमें दोनों बिल्डिंग का मिलाकर इतना पैसा दे दो, निगोशिएट मैं कर रहा हूं, दोनों बिल्डिंग का पैसा एक साथ दे दो। उसने कहा 2 बिल्डिंग बनाओ, उसने कहा 2 बिल्डिंग बनाओ, दोनों का काम मैंने एक साथ स्टार्ट किया ताकि सामने वाले को हम एक साथ हैंडओवर कर सकें, जल्दी दे सकें, और दोनों का सामान हम मिक्स करके मंगा रहे हैं, दोनों में लेबर लगे हुए हैं, दोनों की प्राइस हम एक साथ लेना चाहते हैं। तो कहा गया द अबव एग्जांपल सजेस्ट दिस इज द केस ऑफ द सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसको 2 कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलोगे, आपने दोनों बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट एक ही प्राइस में तय किया है। आप चाहते तो बिल्डिंग नंबर 1 पहले बनाते, बिल्डिंग नंबर 2 बाद में बनाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने टाइम से काम कंप्लीट करने के लिए सारी चीजें मिक्स कर दी और दोनों कंस्ट्रक्शन के लिए एक ही निगोशिएट किया प्राइस। तो कहा गया कि दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ देयर अल्टीमेट पर्पस एंड यूज, देयरफॉर दे रिप्रेजेंट अ, देखो मैंने यहां पर ए के नीचे ए को मैंने पहले से ही हाईलाइट कर रखा है, किया है ना, ये एक है, एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। तो कुछ हिंट मिला मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये केवल अभी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन अभी और डिटेल में मिलेगा बाद में। तो पहली प्रॉब्लम ये आई कि हम किस तरह के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, जिनकी लाइफ 1 साल से अधिक होती है, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम प्रॉब्लम क्या फेस करेंगे? अकाउंटिंग की प्रॉब्लम फेस करेंगे, कितना कॉस्ट और कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, ये दूसरी प्रॉब्लम आई। कंस्ट्रक्शन 3 तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं बेसिकली, एक फिक्स कॉस्ट का हो सकता है, कॉस्ट प्लस का हो सकता है, कंस्ट्रक्शन प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा वो फिक्स प्राइस में होगा, तो उसमें 2 चीजें आ सकती हैं, विदाउट एस्केलेशन, विद एस्केलेशन, और तीसरा जो मैंने बताया आपको कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ या ना? यहां तक तो ठीक था। अब प्रॉब्लम हमारे सामने ये आई कि जब हम कॉस्ट को दिखाने की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में क्या और शामिल होता है भाई? वो भी चीजें शामिल होगी जिसमें हम किसी दूसरे आउटसाइडर का सपोर्ट लेते हैं, आर्किटेक्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, या अगर हमें कुछ डिमोलिशन करना होता है तो वो डिमोलिशन की कॉस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, और उस डिमोलिशन को रीस्टोर करना भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का हिस्सा होगा। केवल वही नहीं, एनवायरमेंट को भी रीस्टोर करना हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। ये भी क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम फिर नहीं आई कि भाई आप तो कंस्ट्रक्शन किसी से ले रहे हैं काम करने के लिए, तो हमें ये तो पता चले कि आपने एक साथ कई कॉन्ट्रैक्ट लिए या अलग अलग लिए। हमें कोई कहता है एक बिल्डिंग बना दो, अब वो एक बिल्डिंग हो सकता है 5 कॉन्ट्रैक्ट हुई,
फिर से बोल जरा, जो तू बोला रे। मैंने क्या बोला? एक ही बिल्डिंग बना रहा हूं, हो सकता है 5 कॉन्ट्रैक्ट हो अलग अलग, हो सकता है 5 बिल्डिंग बना रहा हूं, एक ही कॉन्ट्रैक्ट हो, है कि नहीं? हो सकता है एक ही कॉन्ट्रैक्ट हो लेकिन सारी चीजें इंडिपेंडेंट हो, मैंने सबका पैसा एक साथ ले लिया। हो सकता है एक ही कॉन्ट्रैक्ट हो लेकिन उसमें कई अलग अलग बिल्डिंग हो, सबका पैसा अलग अलग ले लें। अजीब लग रहा है ना? यही तो प्रॉब्लम है, इसी का तो सॉल्यूशन करना है। और तो और, अभी तो कहीं आगे पहुंचे ही नहीं, अभी तो हम केवल प्रॉब्लम ही समझा रहे हैं कि इसका AS7 में करेंगे क्या हम लोग। और तो और, कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, तब तक कॉन्ट्रैक्टी फोन करके कह रहा है कि ये काम कर रहे हो, जरा इसमें ये भी जोड़ लो। अब अलग से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी तो बताओ, मेरी बात समझे? अब क्लियर हुआ ना? एडिशनल वर्क जो आते हैं उसको भी इसमें डील करना है। बहुत ही सिंपल है, केवल कॉमन सेंस होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस एएस में, सारे एएस में कॉमन सेंस ही चाहिए, ठीक है ना? जिसकी कमी बहुत रेयर है, मतलब वो रेयर अवेलेबल होता है। क्या रेयर अवेलेबल होता है? कॉमन सेंस बहुत रेयर अवेलेबल होता है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल है। H, a sole proprietor contract with DM Construction to dismantle his office premises. उसके ऑफिस प्रीमाइसेस को तोड़ो और उसकी जगह नई ऑफिस प्रीमाइसेस बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो। इस केस में तोड़ना और बनाना दोनों एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। बात समझ में आई? कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, वही चीज जो मैंने कहा, कई को एक माने या एक को कई माने। कंबाइनिंग एंड सेगमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्टर में अंडरटेक अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कई कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। The standard identifies certain cases where for the purpose of accounting it is necessary to apply the standard to the separately फलाना। अब सुनो, 3 केसेस हमारे सामने हैं, बिल्कुल 3 केसेस, बिल्कुल इत्मीनान से। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, कई चीजें मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं और एक कई कॉन्ट्रैक्ट को बनाता है। When a contract covers a number of assets, कई assets बनानी है हमको कंस्ट्रक्शन में, the construction of each asset should be treated as a separate contract, और हर एक एसेट को हम अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। अगर 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 ये तीनों कंडीशन पूरी हो तो तब उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। यहां से चलो नीचे वाले में एक आएगा, यहां अलग अलग मानेंगे, ठीक है ना? सेपरेट कंस्ट्रक्शन मानेंगे अगर ये तीनों कंडीशन हो जाए तो। अगर तीनों कंडीशन पूरी ना हो तो उसको, बात समझ में आई? तो तीनों कंडीशन पूरी करो और इसको हम सेपरेट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, बशर्ते सेपरेट प्रपोजल दिए गए थे हर एक एसेट के लिए, हर एक बिल्डिंग के लिए, हर एक एसेट के लिए, हर एक कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने अलग अलग प्रपोजल लिए थे कि इसका ये प्रपोजल है, इसका ये प्रपोजल है, और हर एक एसेट के लिए हमने अलग अलग निगोशिएशन किया था। भैया इसका इतना लूंगा, इसका इतना लूंगा, जोड़ो मत। यानी प्रपोजल अलग अलग थे, निगोशिएशंस भी हर एक एसेट के लिए अलग अलग हुए थे, और दोनों के बीच में ये तय था कि किसी भी एक एसेट को वो हाँ कर सकता है या ना कर सकता है। मैंने उसको 10 प्रपोजल दिए, 10 पर अलग अलग बात हो रही है। हो सकता है 2 को कहे भैया तू ये 2 मत कर, ये 8 उठा ले भाई, ये 2 हम किसी और से करवा लेंगे। मैं कहूंगा भैया तू ये 8 दे रहा है ना, इसमें से ये 1 हटा दे, ये किसी और को दे देना, ये 7 हम लेने को तैयार है। अब बात समझ में आई? तो ईच एसेट इज identifiable and both of the parties are eligible or able to accept or reject a particular asset, हाँ या ना? relating to each asset, and the cost and revenue can be identified easily separately। बस मैंने क्या कहा, हर एक एसेट के मैंने अलग अलग प्रपोजल दिया, हर एक एसेट पर हमने अलग अलग निगोशिएशन किया, किसी भी एसेट को हाँ या ना किया जा सकता है, दोनों के पास पावर है,
और लास्टली हर एक एसेट पर लगने वाली कॉस्ट और रेवेन्यू को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये सारी शर्तें तैयार हों तो इसका मतलब मेरे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब मेरे वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। पक्का? दूसरा, अ ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेदर विद अ सिंगल कस्टमर और विद सेवरल कस्टमर। हे भगवान, ये क्या सुनने को मिल रहा है मुझे आज। मैंने क्या कहा? एक कस्टमर से या कई कस्टमर से मुझे एक ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, शुड बी ट्रीटेड एज सिंगल। ओके, अरे ये क्या, कई कस्टमर दे रहे हैं तो मैं उसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान लूं? ऐसा कभी देखा है क्या? हाँ, मान लो मेरे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी आई, उसने कहा ये एक बिल्डिंग बना दो, ये 5 अलग अलग मालिक हैं, इन 5 का देख लो क्या बनाना है, बात खत्म। और ये भी तय है कि एक फ्लोर बनेगा तभी दूसरा और दूसरे के लिए बनेगा, दूसरा बन जाएगा, ऐसा नहीं तीसरा कहेगा हमको तो तीसरा पहले चाहिए। अरे भैया पहला दूसरा बनने दो तब तुमको तीसरा देंगे, नहीं समझे मेरी बात? तो एक सीक्वेंस में होता है, वो चीज आएगी, देखो ना, कंटिन्यूअस सीक्वेंस, कॉमन सेंस की बात। तीसरा वाले को पहला नहीं दे सकते, पहले नहीं दे सकते। ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज। सब बैठ गए मालिक, 5 मालिक हैं, पांचों बैठ गए सामने, हमसे कह रहे हैं कितना लोगे, मैंने कहा इतना लेंगे, तो लोग नहीं हम लोग तो इतना देंगे। अब वो अलग अलग बात करके आए होंगे कि फर्स्ट फ्लोर का हम इतना देंगे, सेकंड फ्लोर का इतना देंगे, थर्ड का, चलो अब बेवकूफ बनाते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, इतना मिल करके आए। तो पांचों लोग बैठ गए, किसको बेवकूफ बनाए? अच्छा, ये ना करना हमको। तो सिंगल पैकेज में फाइनल हो रही है बात। किस में फाइनल हो रही है? सिंगल पैकेज में बात हो रही है। देखो अलग अलग है सबके काम, लेकिन एक सिंगल पैकेज में काम हो रहा है। ऊपर क्या था, एक ही बिल्डिंग थी, 10 एसेट्स थी, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट था, 10 एसेट्स थी, उसमें 10 एसेट्स को अलग अलग प्रपोजल दिया गया, 10 एसेट्स का अलग अलग निगोशिएशंस किया गया, किसी को भी हाँ या ना किया जा सकता था, और लास्टली कॉस्ट और रेवेन्यू को इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता था। लेकिन यहां पर क्या है, ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रुप ऑफ कई कस्टमर हैं या एक कस्टमर है, वो मिल करके आते हैं और हमें सिंगल पैकेज का ऑफर करते हैं, भैया हमें इन टोटलिटी बताओ कितना लगेगा, सिंगल पैकेज। और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं एक दूसरे से क्लोजली इंटर रिलेटेड है, यानी एक को काम खत्म किए हुए दूसरा स्टार्ट, इसका मतलब तो यही हुआ, या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है या एक दूसरे से रिलेटेड है, हाँ या ना? द कॉन्ट्रैक्ट आर परफॉर्म कंकरेंटली और इन अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस, तो हम उसको एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का नाम देंगे। क्या देंगे? कई कॉन्ट्रैक्ट मिले, अलग अलग माना, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला बड़ा, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हुए उसमें हम उसको एक मान रहे। एक आदमी का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसको हम 10 मान सकते हैं, कई आदमियों का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, हम एक मान सकते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडिशनल एसेट, काम हो रहा है तब तक फोन आ रही है, ये भी कर देना भाई, मैं कहूंगा इसका पैसा अलग से लगेगा, चलो ठीक है बना देंगे, दोनों में फर्क है ना, है कि नहीं? तो additional asset at the option of the customer or may be amended to include the construction of an additional asset. The construction of the additional asset should be treated as separate. उसको अलग मानेंगे, बशर्ते एसेट डिफर करती है डिजाइन में, टेक्नोलॉजी में और फंक्शन में, जो काम हो रहा है कोई कहता है ना ये भी कर देना, ठीक है सर हम ऐड कर देंगे, हमारा थोड़ा खर्चा बढ़ा दीजिए, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो गया। लेकिन अगर वो जो नया काम दे रहा है उस एसेट का बिल्कुल सिस्टम चेंज है, डिजाइन में, टेक्नोलॉजी में या फंक्शंस में, हमें बिल्कुल एक नया काम उसमें मिल गया, एड ऑन हो गया, तो कहा गया फ्रॉम द एसेट और द एसेट ऑलरेडी कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ द एसेट इज नेगोशिएटेड विदाउट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। बिना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को ध्यान में रखे हम इस नए काम का अलग से आपके साथ नेगोशिएशन करेंगे, और ये जो नया काम होगा उसकी डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फंक्शन बिल्कुल अलग है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से, तो ये हमारा एडिशनल न्यू कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा, इसका हिसाब किताब बिल्कुल अलग से रखा जाएगा, इसको नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें मर्ज नहीं करना। बात समझ में आई? करें इसको?
एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने एक कंस्ट्रक्शन का काम लिया किसी कंपनी से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। उसने सेपरेट प्रपोजल रखे हैं ईच यूनिट के लिए जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में बनने हैं। Since each unit is subject to a separate negotiation, separate proposal, separate negotiation, कुछ याद आया? He is able to identify the cost and revenue individually. बताओ ये एक कॉन्ट्रैक्ट माने या कई? एक कॉन्ट्रैक्ट माने या कई माने? क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अगर अलग अलग हमने प्रपोजल दिए हैं, अलग अलग निगोशिएशन हुए हैं, कॉस्ट अलग अलग पता चल सकती है, तो हम इसको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे ना। यही तो तुम लोगों से थोड़ी देर पहले बात हुई। भले ही एक आदमी से फाइनल हो रहा हो तो इसको सेपरेट मानेंगे ना सबको। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, अरे अभी तो बताया था 5 मिनट पहले कि सेपरेट प्रपोजल है, सेपरेट निगोशिएशंस है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू इजीली आइडेंटिफाई अलग अलग हो सकती है, तो एक क्यों मानोगे, सबको अलग अलग मानोगे। As per AS7 construction contract, when a contract covers a number of assets, the construction of the each asset should be treated as separate. सेपरेट प्रपोजल दिया गया है, सेपरेट नेगोशिएशन किया गया है और कॉस्ट एंड रेवेन्यू इजीली हर किसी की आइडेंटिफाई की जा सकती है, तो हर एक यूनिट सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मानी। बात समझ में आई? जो हमारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये मैंने बता दिया है, 2 तरह के होते हैं। इस तरह से मत देखना, मैंने कहा फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है, थोड़ी देर पहले बताया था ना, और दूसरा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट को 2 पार्ट में तोड़ दो, विदाउट एस्केलेशन, बुक ने ऐसे नहीं लिखा है, तुम लोग ऐसे ही लिखोगे जैसे हम कर रहे हैं, और विद एस्केलेशन। एस्केलेशन क्लॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है? वाक्य, ठीक है ना? तो हमारे ये 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिक्स प्राइस में हमारे पास ऑप्शन है कि जो मटेरियल और लेबर का दाम फ्यूचर में बढ़ेगा घटेगा उसके लिए अलग से क्लॉज रखें या ना रखें। अगर रखें तो उसको हम नाम देंगे एस्केलेशन क्लॉज के साथ है, नहीं रखा है तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीजें कर लोगे, ये सारा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब मेरी इनकम, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मतलब मेरा सेल, जिसको हमें इनकम की तरह दिखाना है। फीस जो समझ लो, द इनिशियल अमाउंट जो एग्री हुआ है 50 करोड़ तो 50 करोड़, ये होता है इनिशियल अमाउंट एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। वेरिएशंस इन कॉन्ट्रैक्ट इसमें जोड़ दो, अगर कोई फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस आ रहे हैं तो हम जो जो आपसे एक्स्ट्रा क्लेम करने लायक हैं वो इसके कॉस्ट में जोड़ दो। समझ में आया? To the extent that it is probable that they will result in revenue and they are capable of being reliably measured। ठीक है, यही है हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। केवल रेवेन्यू की बात हुई है, अभी कॉस्ट बाकी। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में जो आपसे मेरी बात हुई वो, उसमें हम कोई कॉस्ट एस्केलेशन होगा वो जोड़ लेंगे, कोई क्लेम करने लायक हैं हम, कोई खर्चा का हम रीइंबर्समेंट अचानक हो गया हम पाने लायक हैं तो वो ऐड कर देंगे,
कोई इंसेंटिव, मान लो हमने जल्दी काम खत्म कर दिया, आपने कहा 50 करोड़ का काम है 3 साल के अंदर कर दोगे, या 2.5 साल के अंदर कर दोगे, 3 साल का टाइम दिया, 2.5 साल के अंदर कर दोगे, 1 करोड़ और ले लेना। और मैंने 2.5 साल के अंदर कर दिया, तो वो 1 करोड़ भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू है। और सामने वाले ने कहा नहीं नहीं, अगर 3 साल से 1 दिन भी ऊपर गया तो हम आपका 2 करोड़ माइनस कर देंगे, तो माइनस भी हो जाएगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कम हो जाएगा। लेस पेनाल्टीज, हाँ या ना? कर लोगे ये काम खत्म? क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना, 1 तो किया था ना अभी। ओ इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखो मजा लेना है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और भगवान से मनाओ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, और आना चाहिए 5 नंबर में, ठीक? जरूरी नहीं है। सुनो, जितना हमने पढ़ाया है बस उतना दिमाग में है, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा खत्म होने में। एबी कॉन्ट्रैक्टर एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में 1 जनवरी को XY के साथ कि उसकी 5 स्टोरी बिल्डिंग बना देगा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एबी कंपनी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कंप्लीट करना है उसको कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के अंदर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट, जो फिक्स प्राइस है उसका 5 करोड़ है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हो गया? कहता है मटेरियल कॉस्ट एस्केलेशन 20% तक ही दिया जाएगा, यानी हम 20% से ऊपर का एस्केलेशन नहीं बर्दाश्त करेगा। यानी जो सामने वाला है वो कह रहा है अगर 20% से मटेरियल का दाम ऊपर हुआ तो 20% तक तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट दे देंगे एस्केलेशन क्लॉज का, उसके ऊपर का तुम जानो और तुम्हारा। लेबर कॉस्ट अप टू 30% ऑफ इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस, लेबर कॉस्ट एस्केलेशन कितना है? अप टू 30% ऑफ इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस, ठीक है ना? इन केस AB इज एबल टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल 10 महीने में अगर कंप्लीट कर लेता है, 3 साल के बदले कितने समय में, तो उसको 50 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर उसने डिले किया 3 साल 2 महीने से ज्यादा तो उसके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी 20 लाख की। एज द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट AB हैज रीजन टू बिलीव द कंस्ट्रक्शन विल कंप्लीट 2 साल 8 महीने, और हम बड़े खुश हो रहे थे कि हम तो 2 साल 8 महीने में काम, ये तो 2 साल 10 महीना दे रहा है, हम तो 2 साल 8 महीने में काम कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे की बात होती है कि काम हमने 2 साल 9 महीने में पूरे कर लिए, तो क्या हमको मिलेगा बेनिफिट? मिलेगा, क्योंकि सामने वाले ने कहा था 2 साल 10 महीने के अंदर कर लेना और हमने 2 साल 9 महीने में ही पूरा कर लिया, तो हमें एक्स्ट्रा पैसा कितना मिल जाएगा? हमको पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी, उल्टा मेरा ये 50 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बढ़ गया, हाँ या ना? अब मैं सामने वाले से 5 करोड़ नहीं लूंगा, 5 करोड़ 50 लाख लूंगा। कह रहा है लेबर कॉस्ट सोचा गया था 1 करोड़ 20 लाख का शुरू में, लेकिन हुआ क्या, कॉस्ट 25% से बढ़ गई, तो हम तो अपना 1 करोड़ 20 लाख सोच करके रखे थे, हाँ या ना? और सामने वाले ने कहा था कि अगर कोई परसेंटेज बढ़ेगा तो वो हमसे ले लेना, तो इसका 25% बढ़ गया, तो यानी 30 लाख रुपए हमको एक्स्ट्रा लेना है सामने वाले से, तो हम सामने वाले से एक्स्ट्रा ले लेंगे 30 लाख। वो मटेरियल था ना, मटेरियल 20% तक सामने वाला बर्दाश्त करेगा, लेबर के लिए कह रहा है 30% तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, तो 25% पूरा बर्दाश्त करेगा। अच्छा, मटेरियल के लिए कह रहा है 40% बढ़ गया, तो 40% थोड़ी देगा सामने वाला, 20% देगा। कितना देगा? अच्छा, टोटल मटेरियल जो बढ़ा है वो 40% पर 80 लाख बढ़ा है, तो 20% पर कितना बढ़ा होगा? वो पैसा ले लेंगे 40 लाख। समझे मेरी बात? यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। हे भगवान, अब इसमें कहा बताएं, 6 करोड़ ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। सुन लो, अब चाहते हो ना एग्जाम में आ जाए। Assume that in the year 2002 XY requested AB to increase the scope of the contract, और उसको कहता है नया फ्लोर बना दो मेरे लिए, हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 1 करोड़ से बढ़ा देंगे, नया फ्लोर बना दो। तो भैया ये हमको तो लग रहा है फ्लोर बनाने की बात हो रही है,
एडिशनल वर्क है, एडिशनल निगोशिएशन हुआ है, हाँ या ना, हम हाँ भी कर सकते हैं, और तो इसको हम सेपरेट मान ले, ज्यादा बेटर है। एक्स वाई हैज रिक्वेस्टेड कि ए बी से उस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाओ, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दें या तो नया, तो इसको हम नया कर ले तो ज्यादा बेटर है, हाँ या ना। तो देखो अगर हम उसी में ही बढ़ाते हैं तो 1 करोड़ बढ़ जाएगा, 6 20 का 7 20 हो गया। अब एबी ने उसी काम को करते करते 20 लाख रुपए और बर्दाश्त कर लिए लोकल अथॉरिटी को कुछ पेमेंट करने के लिए, ताकि उसको एक क्लियरेंस मिल जाए, क्लियरेंस मिल जाए काम करने का। मान लो फ्लाईओवर बना रहा है, तो बिल्डिंग बना रहा है, तो बिल्डिंग के लिए क्लियरेंस चाहिए जगह का, तो 20 लाख रुपए उसमें खर्च हो गए। अब 20 लाख रुपए उसकी अपनी जेब से गए, तो कहेगा ना उससे जिसका बिल्डिंग है हमको पैसा दो, क्लेम करेगा ना, और लिखा है कि वो क्लेम कर सकता है, तो जितना भी रिकवरेबल क्लेम होगा वो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हिस्सा हो जाएगा, 7 करोड़। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात? तो लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना? हमने कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू देखा, अब हम आगे से जो बात करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात करेंगे, और जहां कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट खत्म कर लिया उसके बाद केवल एक ही चीज बचेगी, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना, कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करना। वो कैसे होता है उसके लिए मेथड्स बताए गए हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं बचा इसमें। आप बोलो, टाटा करें। थैंक यू बच्चों।